सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से हराना चाहती है, किसी भी कीमत पर हराना चाहती है और इसके लिए वो तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार करने के लिए तैयार है। और मैं आपको बतलाने वाला हूं कैसे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है इंडिया टीवी का एक कार्यक्रम। क्या कह रहा है यह कार्यक्रम? 2 मई दीदी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक टीवी चैनल को यह शोभा देता है इस तरह से राजनीतिक नारा अपने चैनल पर चलाना? मैं जानता हूं कि यह वो चैनल है जिसके संपादक रजत शर्मा ने खुलेआम किसान आंदोलन में बीजेपी सरकार का समर्थन किया है। यह वो चैनल है जिनके संपादक रजत शर्मा को पद्म पुरस्कार मिला। यह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी रहे, वो मुद्दा ही अलग है। मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर शिवराज चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान, 2 मई को दीदी तो गई। यह नारा किसी और ने नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया था। और इस नारे को कौन चला रहा है? एक न्यूज चैनल चला रहा है। दरअसल दोस्तों, हकीकत यह है कि ये लोग ममता बनर्जी के पीछे एक अरसे से पड़े हुए हैं। 23 मई 2019 23 मई को लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे दोस्तों। और उस वक्त देखिए देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल क्या चला रहा था? 23 मई दीदी गई। यानी कि आप पूरी क्रोनोलॉजी को देख सकते हैं दोस्तों। लोकसभा चुनावों से ही जमीन तैयार हो गई थी ममता बनर्जी की सत्ता को हिलाने के लिए। और साथ किसका लिया जा रहा था? वही 1.5 फुटिए पत्रकारों का, वही न्यूज चैनल्स का जिनकी विश्वसनीयता पर लगातार सवाल किए जाते रहे। ममता बनर्जी को टारगेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर रही है, उसकी एक मिसाल अब आपकी स्क्रीन पर यह है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबुल सुप्रियो। एक जमाने में बहुत अच्छे गायक भी हुआ करते थे, मगर वो जमाना गुजर गया। अब आप उनका ट्वीट देखिए दोस्तों, बहुत ही शर्मनाक ट्वीट है। इस ट्वीट में देखिए दोस्तों, वो 2 तस्वीरें वो पेश कर रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ है ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ, मैं बंगाल की बेटी। नीचे गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर के साथ लिखा हुआ है, बेटी पराया धन होती है, इस बार विदा कर देंगे। और फिर उसके बाद देखिए, जब इनकी आलोचना हुई तो शर्मिंदा होकर बाबुल सुप्रियो ने अपने उस बयान को हटा दिया, अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। भूल जाइए कि वो इस ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी एक महिला की बेइज्जती कर रहे थे, वो बात ही अलग है। वो देश के गृह मंत्री अमित शाह की बेइज्जती कर रहे थे। इस तरह का वाहियात बयान, उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करके इस तरह का वाहियात बयान पेश कर, यानी कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये तमाम जो नारे, कोफ्त होती है दोस्तों इन नारों को सुनकर। पता चलता है कि अपने विरोधियों को टारगेट करने के लिए ये लोग तमाम हदों को पार कर सकते हैं। और औरत को सिर्फ पराया धन के नजरिए से देखने वाली बीजेपी, इन 4 तस्वीरों पर गौर कीजिए। मुजीबुर रहमान के साथ उनकी बेटी शेख हसीना, जो अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। पंडित नेहरू के साथ इंदिरा गांधी, जो देश की प्रधानमंत्री बनी। और चंद्रिका कुमारतुंग अपनी मां के साथ, जो बाद में राष्ट्रपति बनी। यानी कि 4 मिसालें औरत को पराया धन बताकर उन्हें कमतर आंकने वाली बीजेपी इन 4 तस्वीरों को देख ले, जिससे साफ हो जाता है कि औरत सिर्फ पराया धन नहीं, वो एक देश के मुस्तकबिल का भी फैसला कर सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे जो आपके स्क्रीन पर है, जो कल ही उन्होंने प्रसारित किया, उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल कुल सीट 294 और अगर आज चुनाव होते हैं तो टीएमसी को मिलेंगे 148 से 164, बीजेपी को 92 से 108, लेफ्ट और कांग्रेस को 32 से 40। बीजेपी को अगर 92 से 108 मिल रहे हैं ना, यानी कि बीजेपी हार रही है।
मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि आप यह ना भूलें कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में अप्रत्याशित सफलता मिली थी। यहां पर भी आप देख सकते हैं, कहने को ममता बनर्जी आसानी से जीत रही हैं इस सर्वे में, मगर मुकाबला कांटे का हो सकता है। और दूसरी तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा प्रचार तंत्र लगा हुआ है ममता बनर्जी को टारगेट करने के लिए। इस चेहरे पर गौर कीजिए, पामेला गोस्वामी। इन्होंने क्या आरोप लगाया था कि कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह ने उनकी गाड़ी में 100 ग्राम कोकेन रखा। राकेश सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। पामेला गोस्वामी ने टीएमसी को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाया। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, गोदी मीडिया ने, किस न्यूज चैनल ने पामेला गोस्वामी जैसी बड़ी खबर को प्रमुखता से दिखाया? आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। यह पश्चिम बंगाल से जुड़ी राजनीति की सबसे बड़ी खबर है और इस खबर को हमने बेबाक में जोर शोर से दिखाया था। और क्यों दिखाया था? हम सिर्फ यही कह रहे थे, उस वक्त भी मैंने अपने कार्यक्रम में क्या कहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पामेला गोस्वामी जो कह रही हैं सही कह रही हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि राकेश सिंह उस ड्रग्स रैकेट में शामिल हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिन पैमानों पर तुमने सुशांत सिंह राजपूत मुद्दा उठाया, जिन पैमानों पर तुमने रिया चक्रवर्ती को बदनाम किया, एक परिवार को बर्बाद कर दिया, जिसके चलते रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती जेल में गए, बाद में रिहा हुए, जिन पैमानों के चलते तुमने दीपिका पादुकोण को निशाना बनाया, यहां तो प्रमाण मौजूद हैं। 100 ग्राम कोकेन। पश्चिम बंगाल पुलिस के मुताबिक इसकी कीमत कम से कम 10 लाख रुपए है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 10 लाख रुपए? बीजेपी की युवा नेत्री की गाड़ी में 10 लाख रुपए कोकेन? मैं पूछना चाहता हूं, मीडिया में किसने सवाल उठाया ये? आज जो मैं आपके सामने बेबाक में तमाम बातें रख रहा हूं, हर बार की तरह सिर्फ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वक्त पश्चिम बंगाल में पूरे देश भर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जत्थे पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये करो और मरो की लड़ाई है। किसी भी कीमत में बीजेपी जीतना चाहती है और ममता बनर्जी के लिए भी करो और मरो की लड़ाई है। इसलिए इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही है कि चुनावों में हिंसा भी हो सकती है। और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा दोस्तों कि हिंसा ना हो, क्योंकि राजनीतिक हिंसा एक बहुत ही खराब चीज है। इससे नुकसान न सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को होता है, बल्कि कई बेकसूर मारे जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, जब एक चुनावी प्रक्रिया होती है तो उसमें कई लोग वोट देने जाते हैं, उनकी जान जो है वो जोखिम में हो जाती है। और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है राजनीतिक हिंसा का। राजनीतिक हिंसा का पहला आरोप लगता था वामपंथी दलों में जब वो सत्ता में थे। फिर राजनीतिक हिंसा का आरोप लगा ममता बनर्जी में, वो मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगातार उन पर आरोप लगता रहा। और अब बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। मगर आप देख सकते हैं कि मामला कितना कांटेदार है। और दोस्तों, आपको यह बात समझना होगा कि पूरे भारत में ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो पूरे दमदार अंदाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देती हैं। और कहीं ना कहीं यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी है। वो वीडियो याद है कि नहीं आपको? नेताजी के सम्मान में पराक्रम दिवस मनाया जा रहा था और जैसे ही ममता बनर्जी मंच पर पहुंची तो लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। ममता बनर्जी ने आओ देखा ना था, उन्होंने कहा कि इस मौके पर इस तरह के नारे नहीं लगाए जाएंगे, इस तरह के राजनीतिक नारे नहीं लगाए जाएंगे। उन्होंने मंच का बहिष्कार कर दिया। वो वीडियो फिर से देखिए दोस्तों। और यह सब हुआ प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। यह बतलाता है कि ममता बनर्जी किस तरह से चुनौती देती हैं और यही बीजेपी की बौखलाहट की वजह है। यह वीडियो देखिए दोस्तों। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। तो ये है
ममता बनर्जी का शौर्य। आपको याद होगा, इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी से इंटरव्यू कर रहे थे उनके पत्रकार राहुल कमल बोल रहे थे कि देखिए, हम तो सारे मुद्दे उठाते हैं, हम आपको जगह देते हैं अपनी बात रखने के लिए। तो ममता बनर्जी ने कहा, तुमने राजदीप सरदेसाई को इतने दिनों से ऑफ एयर कर दिया है, उसकी तनख्वाह तक काट दी है, उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? बोलती बंद हो गई थी। ममता बनर्जी इसी तरह से निशाना साधती हैं अपने विरोधियों पर, इसलिए बीजेपी उनसे बौखलाई हुई। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कांटेदार मुकाबला सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है, असम में भी है। असम की क्या खबर आ रही है वो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों। असम में सबसे पहले तो आपको इस खबर पर गौर करना पड़ेगा। इस खबर के मुताबिक बोडोलैंड की एक बहुत अहम पार्टी है और उनके नेता हैं हग्रामा मोहिलारी। वो क्या कह रहे हैं कि बोडोलैंड की जो हमारी पार्टी है उसने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। इससे कम 10 से 12 सीटों पर असर पड़ सकता है और यह बीजेपी के लिए करारा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि अब तक हग्रामा मोहिलारी जो थे वो थे किसके साथ? बीजेपी के साथ थे, और अब वो कांग्रेस के साथ आ गए हैं। क्या उन्होंने हवा का रुख पढ़ लिया है? हालांकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि एबीपी न्यूज का जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी की बढ़त बताई जा रही है। इस सर्वे के मुताबिक आपके सामने असम में कुल 126 सीटें और बीजेपी को मिल सकती हैं 68 से 76, कांग्रेस गठबंधन को 43 से 51, अन्य को 5 से 10। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस के लिए यह है कि अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, राहुल गांधी ने अब तक असम में एक भी चुनावी रैली नहीं की है, जबकि प्रधानमंत्री वहां सक्रिय हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय हैं, दोनों केंद्र में हैं। एक देश के प्रधानमंत्री, दूसरे गृह मंत्री हैं, कायदे से उनका काम केंद्र में है, मगर वो अपने काम को छोड़कर असम में जो है वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस सो रही है। कांग्रेस में क्या हो रहा है? कांग्रेस में जम्मू के अंदर उनके कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी इस बगावत के जरिए कांग्रेस बेहतर होगी, हमारे इन सुझावों को माने। यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से केंद्रित है चुनावी प्रक्रिया पर, कांग्रेस के अंदर जो है सिर फुटअव्वल हो रहा है। यह इस देश का दुर्भाग्य है दोस्तों, यह इस देश के अंदर लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। और इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, एक तरफ मीडिया जिसने सुपारी ले रखी है विपक्षी दलों के खिलाफ, बिहार के दौरान इन्होंने सुपारी किसके खिलाफ ले रखी थी? तेजस्वी यादव के खिलाफ। अब पश्चिम बंगाल में किसके खिलाफ सुपारी ले रखी है? मैं आपको दिखा चुका हूं, ममता बनर्जी के खिलाफ। लोकसभा के अंदर उसी तरह से राहुल गांधी के खिलाफ। तो एक तरफ तो पूरी गोदी मीडिया का समर्थन, दूसरी तरफ खुद विपक्ष भी सुस्त दिखाई देता है। यानी कि बिहार के अंदर भी तेजस्वी आखिरी 2 महीने में सक्रिय हुए। अगर वो पहले सक्रिय हो जाते तो शायद बिहार के नतीजे कुछ और होते। राहुल गांधी को अभी से असम के अंदर सक्रिय हो जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी का बहुत जबरदस्त मौका है एक बार फिर सत्ता में आने का। हो सकता है कि गोगोई जो हैं वो जोरों से वहां पर लगे हों। और मुझे बताया भी जा रहा है कि कांग्रेस की जमीनी जो पूरी रणनीति है वो पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। मुद्दा वो नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर कहां हैं, क्योंकि जब आप असम पहुंचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं चुनौती राष्ट्रीय मुद्दों पर भी देनी होगी बीजेपी को। आप जानते हैं देश भर में पेट्रोल जो है उनके दाम बद से बदतर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं लगातार। और जब असम में हम चुनावों की बात करेंगे तो इन राष्ट्रीय मुद्दों की भी गूंज होगी। हमें यह भी बतलाना होगा कि किसान के मुद्दे पर सियासत करने वाली केंद्र सरकार किस कदर संवेदनहीन है किसान के मुद्दों को लेकर। तो क्या हम इन मुद्दों से मुंह मोड़ सकते हैं? बताइए। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, चाहे असम हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, इन दोनों ही चुनावों में मुकाबला कांटे का होने वाला। यकीन मानिए 2 मई को जो नतीजे आएंगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हम लगातार बेबाकमर उस पर निगाह रखेंगे। और हमारी निगाह साथ ही गोदी मीडिया पर भी होगी कि वो किस तरह से
एक सुपारी के अंतर्गत अपने विरोधियों को, बीजेपी के विरोधियों को टारगेट करती रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।